चलिए आ जाइए साथियों क्लास में। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। देखिए, यदि पिछले सेशन की बात करी जाए तो पिछले सेशन में हम लोग जान चुके हैं कि जो अरस्तु थे, हमारे अरस्तु के हम लोगों ने जीवन परिचय पर बात करी और अरस्तु के हम लोगों ने राज्य पर विचार पर बात करी। जो अरस्तु के जो राजनीतिक विचार थे उनमें राज्य पर पहला विचार आया, तो राज्य पर विचार पर बात करी। अगला हमने देखा कि अरस्तु के संपत्ति और परिवार पर विचार देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे अरस्तु का दास प्रथा पर विचार। अरस्तु का दास प्रथा पर विचार। चलिए आज का टॉपिक डाल दीजिए आप लोग साथियों, अरस्तु का दास प्रथा पर विचार। अरस्तु का दास प्रथा पर विचार। अरस्तु का दास प्रथा पर विचार हम लोग बात करेंगे। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो दास प्रथा पर विचार है, इस पर अरस्तु ने अपना खुलकर समर्थन किया है। अरस्तु ने अपना खुलकर समर्थन किया है। वहीं प्लेटो जो थे, प्लेटो ने दास प्रथा पर अपने एक प्रकार से मौन रहकर के अपने विचार प्रस्तुत करे। मौन रहे प्लेटो दास प्रथा के विचार पर। ये जो दास है, इन्हीं दासों का साथियों यूनान में क्रय विक्रय किया जाता था। दास मतलब नौकर, तो इन्हीं दासों का क्रय विक्रय किया जाता था यूनान में। तो यूनान की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। किनका? दासों का। तो दासों का यूनान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा इनका महत्वपूर्ण योगदान था, साधन थे अर्थव्यवस्था के। तो बात करें तो जो अरस्तु थे हमारे, अरस्तु ने संपत्ति के दो प्रकार बताए साथियों। अरस्तु ने संपत्ति के दो प्रकार बताए। अरस्तु ने कितने प्रकार बताए? अरस्तु ने अरस्तु के द्वारा अरस्तु ने संपत्ति के दो प्रकार बताए। कौन कौन से भैया? तो अरस्तु ने दो प्रकार कौन कौन से बताए संपत्ति के? पहला बताया अरस्तु ने निर्जीव संपत्ति। कौन संपत्ति भैया? पहली बताई निर्जीव संपत्ति, निर्जीव संपत्ति। और दूसरा अरस्तु ने बताया कि एक होती है सजीव संपत्ति। कौन सी होती है? एक होती है सजीव संपत्ति, सजीव संपत्ति। तो अरस्तु ने संपत्ति के दो प्रकार बताए, एक निर्जीव संपत्ति, दूसरा सजीव संपत्ति। साथियों, ये जो अरस्तु कहते हैं कि ये जो निर्जीव संपत्ति है, निर्जीव संपत्ति उसे कहते हैं जो कृषि से प्राप्त संपत्ति होती है। अरस्तु के अनुसार निर्जीव संपत्ति क्या है? निर्जीव संपत्ति वह संपत्ति होती है जो कृषि से प्राप्त संपत्ति होती है। क्या होती है ये? यह कृषि से प्राप्त संपत्ति होती है साथियों। ये क्या होती है? यह कृषि से प्राप्त संपत्ति होती है। कृषि से प्राप्त संपत्ति ये होती है। कौन सी? हमारी निर्जीव संपत्ति। तो निर्जीव संपत्ति कहाँ से प्राप्त होगी? में कृषि से प्राप्त होगी। और सजीव संपत्ति के अंतर्गत अरस्तु ने बताया कि जो सजीव संपत्ति होती है इसमें दास आते हैं, यानी दासों से जो संपत्ति प्राप्त होती है, दासों से प्राप्त संपत्ति, प्राप्त संपत्ति किस में आती है भैया? हमारी सजीव संपत्ति में आती है। मैंने बताया कि यही कृषि से प्राप्त संपत्ति और दासों से प्राप्त संपत्ति, यानी कृषि और दास प्रथा यानी दास व्यवस्था, ये क्या थे? ये यूनान के मुख्य साधन थे। ये यूनान के अर्थव्यवस्था के साधन थे। यूनान की अर्थव्यवस्था के साधन ये कहते साथियों, यह यूनान की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण साधन थे। कौन से? अरे भैया कौन थे? तो
अब मैंने आपको बताया कि अरस्तु जो थे, अरस्तु ने संपत्ति के दो प्रकार बताए, एक तो निर्जीव संपत्ति, दूसरा सजीव संपत्ति। और निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत अरस्तु ने बताया कि निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत वह संपत्ति आती है जो कृषि से प्राप्त संपत्ति होती है, ठीक है। और सजीव संपत्ति के अंतर्गत वह संपत्ति आती है जो दासों से प्राप्त होती है, यानी दासों से प्राप्त संपत्ति हमारी सजीव संपत्ति कहलाएगी साथी, हमारी सजीव संपत्ति कहलाएगी। एक बात आप लोग ध्यान रखिए साथियों कि जहां प्लेटो ने दास प्रथा पर मौन रहकर अपना समर्थन किया, यानी दास प्रथा का मौन रहकर समर्थन किया, प्लेटो ने दास प्रथा पर मौन रहकर इसका समर्थन किया, मौन रहकर इसका समर्थन किया। वहीं अरस्तु ने इसका खुलकर समर्थन किया, अरस्तु ने इसका क्या किया, खुलकर समर्थन किया साथियों। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो प्लेटो के जो विचार थे, प्लेटो के विचारों में दास प्रथा पर प्लेटो ने अपने खुलकर विचार नहीं रखे, लेकिन मौन रह करके इसका समर्थन किया। लेकिन साथियों वही जो अरस्तु थे हमारे, अरस्तु ने दास प्रथा का खुलकर समर्थन किया, यानी कि उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में भी किसका हाथ होता है, तो दासों का हाथ होता है। समझ पा रहे हैं साथियों आप लोग? अरस्तु जो थे अरस्तु कहते हैं कि दासों का प्रयोग घरेलू काम धंधों के लिए होना चाहिए। दासों का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, यानी कि अरस्तु कहते हैं कि दासों का प्रयोग घरेलू काम धंधों के लिए करना चाहिए, अरस्तु कहते हैं कि दासों का प्रयोग जो करना चाहिए वो घरेलू काम धंधों के लिए करना चाहिए साथियों, घरेलू काम धंधों के लिए करना चाहिए। और जो अरस्तु थे, अरस्तु कहते हैं कि दासों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दासों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। समझ पा रहे हैं साथियों आप लोग? दासों के साथ अच्छा व्यवहार यानी कि मानवता का व्यवहार करना चाहिए। कैसा? दासों के साथ, अरस्तु के अनुसार दासों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो मानवता का व्यवहार करना चाहिए। कैसा भैया? मानवता का व्यवहार। कैसा व्यवहार करना चाहिए? मानवता का व्यवहार करना चाहिए। गुड बिहेवियर यानी कि ह्यूमैनिटी का व्यवहार करना चाहिए, मानवता का व्यवहार करना चाहिए साथियों। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? तो अरस्तु ने, मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक दास व्यवस्था का समर्थन किया। अरस्तु ने कैसी दासता का समर्थन किया, तो अरस्तु ने प्राकृतिक दासता का समर्थन किया। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा क्या है? दास व्यवस्था प्राकृतिक है। तो अरस्तु ने दास व्यवस्था को प्राकृतिक ठहराया। चलिए साथियों, देखिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग नोट्स बनाते रहें। आप क्या बनाते रहें साथियों? आप लोग नोट्स बनाते रहें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके टीजीटी में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए साथियों, तो अरस्तु जो थे, अरस्तु ने कैसी व्यवस्था का समर्थन किया, तो अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया, लेकिन प्राकृतिक। तो अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक ठहराया। अरस्तु कहते हैं, अरस्तु के अनुसार
अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक है, प्राकृतिक है क्योंकि क्योंकि अरस्तु के अनुसार दास प्रथा क्या है, प्राकृतिक है। इन्होंने बताया क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, जो स्वामी बनने के लिए ही पैदा होते हैं। क्या होते हैं, कुछ अरस्तु के अनुसार कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान और एवं समझदार होते हैं, जो स्वामी बनने के लिए ही पैदा होते हैं। और कुछ लोग जन्मजात बुद्धिहीन होते हैं, जो दास बनने के लिए ही पैदा होते हैं, जो दास बनने के लिए ही पैदा होते हैं साथियों, जो दास बनने के लिए ही पैदा होते हैं। तो अरस्तु ने क्या बताया, अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक है क्योंकि कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिमान एवं समझदार होते हैं, बुद्धिमान एवं समझदार होते हैं, समझदार होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, जो दास बनने के लिए ही पैदा होते हैं। तो दास बनने के लिए ही पैदा होते हैं। अरस्तु ने क्या बताया, अरस्तु ने प्राकृतिक दासता का समर्थन किया। अरस्तु ने बताया कि कुछ लोग जन्मजात क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं एवं समझदार होते हैं, जो स्वामी बनने के लिए ही पैदा होते हैं, समझदार होते हैं और स्वामी बनने के लिए ही पैदा होते हैं, स्वामी बनने के लिए ही पैदा होते हैं। और कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, जो दास बनने के लिए ही पैदा होते हैं साथियों। इतनी बात आप लोग लिखिएगा, अरस्तु ने कृत्रिम दास का भी क्या किया है, उल्लेख किया है। अरस्तु ने कृत्रिम दास का भी उल्लेख किया है। अरस्तु ने कृत्रिम दासों का भी उल्लेख किया है। अरस्तु ने कृत्रिम दासों का भी उल्लेख किया है। और कृत्रिम दास, अरस्तु ने बताया कि कृत्रिम दास वह दास होते हैं जो युद्ध में बंदी लोग होते हैं। कौन होते हैं, युद्ध में बंदी लोग होते हैं। युद्ध में बंदी लोग कौन होते हैं, यही इन्होंने बताया कि ये क्या होते हैं, ये कृत्रिम दास होते हैं। जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते हैं, उनको कृत्रिम दास के रूप में प्रयोग किया जाता है। अरस्तु ने दासता को, यानी कि दास व्यवस्था को स्वामी और दास दोनों के लिए उचित ठहराया। स्वामी और दास दोनों के लिए ही उचित ठहराया। अरस्तु ने दासता को स्वामी और दास दोनों के लिए ही उचित ठहराया साथियों। लिखिएगा आप लोग, अरस्तु ने
दास्ता को, अरस्तु ने दास्ता को स्वामी और दास दोनों के लिए उचित ठहराया। तो उचित ठहराया किसके लिए? स्वामी और दास दोनों के लिए। स्वामी के हित में इसलिए बताया साथियों, इसने स्वामी के लिए इसलिए इसने अरस्तु ने बताया हित में, स्वामी के हित में इसलिए बताया क्योंकि जब किसी स्वामी के पास दास होंगे यानी कि नौकर होंगे, जब किसी स्वामी के पास या किसी राजा के पास क्या होंगे, दास होंगे, नौकर होंगे, तो उसका जो समय होगा वो अपना समय अच्छे कार्यों में लगाएगा, या फिर आराम करेगा, या फिर साथियों वो अपना जो काम है उसका वो अच्छे कार्यों में लगाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे संपूर्ण जो राज्य है, जो दास हैं सभी के सभी, उन सभी का भी उद्धार होगा। और दास के लिए क्यों सही बताया? दास के लिए इसने सही बताया कि जब राजा या स्वामी सही कार्य करेगा, और उसके साथ साथ कौन रह रहा है, उसके साथ साथ हमारे कौन रह रहे हैं भैया, उसके साथ साथ हमारे दास रहता है। यानी कि जब दास स्वामी के साथ साथ रहेगा तो दास भी क्या करेगा, दास भी उससे कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करेगा उससे अच्छी बातों को ग्रहण करेगा, यानी कि अच्छी बातों ग्रहण करते करते उससे भी बुद्धिमान बन सकता है। तो इसलिए दासों के लिए भी क्या बताया, उचित ठहराया। क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं, क्या बताया मैंने आपको कि अरस्तु ने दासता को स्वामी और दास दोनों के लिए उचित ठहराया। स्वामी के हित में इसलिए है, यह स्वामी के हित में इसलिए उचित है, यह स्वामी के हित में इसलिए उचित है क्योंकि स्वामी अवकाश के समय यानी कि जब वो खाली बैठा है, छुट्टी के समय, अवकाश के समय अपना ध्यान सही कार्यों में लगाएगा। यानी कि भैया सीधी बात है, जब स्वामी को आराम मिलेगा तभी वो अच्छा कुछ सोच पाएगा, या तो आराम करेगा या फिर कुछ अच्छा सोचेगा वो। तो अच्छे कार्यों में अपना समय लगाएगा। जबकि दासों के लिए इसे उचित इसलिए ठहराया, जबकि दासों के लिए इसलिए उचित ठहराया कि वह स्वामी के साथ रहते रहते उसके अंदर भी बुद्धि का विकास हो सके। इसलिए उचित ठहराया कि दास स्वामी के साथ रहते रहते बुद्धिमान बन सके।
बुद्धिमान बन सके। तो मैंने आपको यही बताया कि अरस्तु ने दासता को स्वामी और दास दोनों के लिए ही क्या कहलाया, उचित ठहराया, क्योंकि स्वामी के हित में उसने इसलिए उचित ठहराया क्योंकि जब स्वामी अवकाश के समय जो होगा, जब छुट्टी के समय या फिर खाली बैठा होगा स्वामी, उस समय वह या तो अच्छे कार्य में अपना ध्यान लगाएगा या फिर वो अच्छे विचार अपने दिमाग में लाएगा, जिससे कि हमारे पूरे संपूर्ण राज्य का और दासों का भी क्या हो सके, उद्धार हो सके साथियों। और दासों के हित में इसलिए उचित ठहराया कि दास स्वामी के साथ रहते रहते, स्वामी जैसा कार्य कर रहा है, स्वामी जैसा सोच पा रहा है, वैसा उनको देखते देखते, उनके साथ रहते रहते बुद्धिमान बन सके, बुद्धिमान बन सके। इसलिए दासों के लिए भी इस दास व्यवस्था को क्या कहलाया, उचित ठहराया साथियों, उचित ठहराया। अरस्तु के अनुसार दासता नैतिक भी है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा जो है वो नैतिक भी है। क्या है? दास प्रथा। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार दासता नैतिक भी है, नैतिक भी है। मैंने आपको बताया कि अरस्तु के अनुसार दास प्रथा क्या है, वो नैतिक भी है। क्यों नैतिक है? क्यों नैतिक है साथी? क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग दूसरे की संगत से ही सीखते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, दूसरे की संगत से ही सीखते हैं और दूसरों के निर्देशों एवं आज्ञाओं पर ही कार्य करते हैं। जब किसी ने आदेश दे दिया, किसी ने आज्ञा दे दी, तो उसके साथ ही क्या कर दिया, उसके साथ ही कार्य करना शुरू कर दिया। तो मैं यही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग दूसरे की संगत से ही सीखते हैं और दूसरे के निर्देशों एवं आज्ञा के अनुसार ही क्या करते हैं, आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इस प्रकार दास प्रथा स्वयं दास के नैतिक विकास के लिए भी आवश्यक है। लिखिएगा साथियों, इसमें लिखेगा कि अरस्तु के अनुसार दासता नैतिक भी है। कुछ लोग दूसरों की संगत से ही सीखते हैं। कुछ लोग दूसरों की संगत से ही सीखते हैं और दूसरों की संगत से ही सीखते हैं और उनके निर्देशों एवं आज्ञा से ही कार्य करते हैं, दूसरों की आज्ञा से ही कार्य करते हैं। इस प्रकार दास प्रथा स्वयं दास के लिए भी नैतिक है। इस प्रकार दास प्रथा स्वयं दास के लिए भी नैतिक है। स्वयं दास के लिए भी क्या है, नैतिक है। तो साथ ही ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया कि अरस्तु के अनुसार दासता क्या है, नैतिक है। मैंने आपको बताया कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग दूसरों की संगत से ही सीखते हैं और दूसरों के आदेशों और आज्ञा से ही अपने कार्य करते हैं। दूसरों के आदेशों और आज्ञा से ही अपने कार्य सीखते हैं। उनमें क्या है, उस समय नैतिकता का क्या होता है, विकास होता है साथियों। उस समय उनमें नैतिकता का विकास होता है। और मैंने आपको अंत में लिखवाया,
और इस प्रकार दास प्रथा स्वयं दास के लिए भी नैतिक भी है, यानी कि नैतिकता उसमें विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है साथी। अगला मैं आपको बता दूं कि अरस्तु ने दास प्रथा को सामाजिक भी बताया। अरस्तु के अनुसार दासता क्या है? सामाजिक भी है। अरस्तु के अनुसार दासता क्या है? सामाजिक भी है। अरस्तु के अनुसार दासता क्या है? सामाजिक भी है। अरस्तु के अनुसार दासता सामाजिक भी है। अरस्तु के अनुसार अरस्तु के अनुसार अरस्तु के अनुसार दासता सामाजिक भी है। तो अरस्तु के अनुसार दासता क्या है? सामाजिक भी है। इन्होंने बताया कि यदि दास और स्वामी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सामाजिक हितों के लिए सिद्धि हो सकेगी। तो इन्होंने बताया कि सामाजिक क्यों है दासता या फिर दास प्रथा, कि जब स्वामी और जो दास हैं, स्वामी और दास जब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सामाजिक हितों की प्राप्ति होगी। क्या बताया? तो सामाजिक हितों की प्राप्ति हो सकेगी। चलिए लिखिए। तो अरस्तु के अनुसार दासता सामाजिक भी है। जब स्वामी और दास जब स्वामी एवं दास दोनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सामाजिक हितों की सिद्धि हो सकेगी। तो क्या हो सकेगी साथियों? सामाजिक हितों की सिद्धि हो सकेगी। सामाजिक हितों की सिद्धि हो सकेगी। चलिए साथियों, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि भैया अरस्तु के दास प्रथा पर क्या विचार रहे, यानी कि अरस्तु के दास व्यवस्था पर क्या विचार रहे। जो यूनान में उस समय दास प्रथा थी, दास व्यवस्था थी, उस पर क्या विचार थे। तो मैंने आपको बताया थे अरस्तु ने यूनान में जो अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या उसके लिए यूनान की अर्थव्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण योगदान माना साथी, महत्वपूर्ण योगदान माना कि उस समय जो दासों का क्रय विक्रय किया जाता था उनका महत्वपूर्ण योगदान माना। मैंने आपको बता रहा था, क्योंकि रिवीजन आपको 2 मिनट में कराऊं कि मैंने आपके क्या पढ़ाया आज साथियों। मैंने आपको बताया कि अरस्तु ने संपत्ति के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? पहला आप संपत्ति के प्रकार बताया निर्जीव संपत्ति, दूसरा बताया सजीव संपत्ति। अरस्तु ने निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत बताया कि निर्जीव संपत्ति वह होती है जो कृषि से प्राप्त होती है, बल्कि सजीव संपत्ति वह होती है जो दासों से प्राप्त होती है। वह जो दासों से प्राप्त होती है वह सजीव संपत्ति होती है, वह सजीव संपत्ति होती है। और यही दोनों यूनानी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण साधन थे उस समय के। यही दोनों क्या थे? यूनानी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण साधन थे साथियों, यूनानी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण साधन थे। और मैंने आपको बताया कि अरस्तु ने दास प्रथा का खुलकर के समर्थन किया है, वहीं प्लेटो ने दास प्रथा का मौन रह करके समर्थन किया है। अरस्तु के अनुसार दासों से घरेलू काम धंधे कराने चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि दास जो होने चाहिए, दास घरेलू काम धंधों के लिए होने चाहिए और दासों के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए। अरस्तु ने कृत्रिम दासों का भी समर्थन किया है साथियों। अरस्तु ने कृत्रिम दासों का भी समर्थन किया है। अरस्तु के अनुसार
दास प्रथा क्या है? दास प्रथा प्राकृतिक है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक है। अरस्तु ने बताया कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं, जो स्वामी बनने के लिए ही पैदा होते हैं, जो स्वामी बनने के लिए ही पैदा होते हैं। लेकिन कुछ लोग जन्मजात ही कैसे होते हैं? बुद्धिहीन होते हैं, जो समझदार नहीं होते, जो दास बनने के लिए ही पैदा होते हैं, जो दास बनने के लिए ही पैदा होते हैं। अरस्तु ने दास प्रथा को, दास व्यवस्था को स्वामी और दास दोनों के लिए उचित ठहराया। साथी, स्वामी और दास दोनों के लिए उचित ठहराया। उन्होंने बताया कि स्वामी के हित में इसलिए उचित है क्योंकि जब खाली समय होगा, जब अवकाश का समय होगा, तो जो हमारा स्वामी है वो अपनी बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग अच्छे कार्यों में लगाएगा। और दासों के हित में इसलिए उचित ठहराया क्योंकि दास उसको देखते देखते, उसके साथ रहते रहते बुद्धिमान बन सकेगा, उसके साथ रहते रहते बुद्धिमान बन सकेगा। इसलिए स्वामी और दास दोनों के लिए उचित ठहराया। साथियों, उचित ठहराया। अरस्तु ने दास प्रथा को नैतिक भी माना, यानी कि दास प्रथा क्या है? नैतिक भी है। किसके अनुसार? दास यानी कि अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु कहते हैं कि भाई नैतिक क्यों है? अरस्तु कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों की संगत से ही सीखते हैं। कुछ लोग क्या हैं? कुछ लोग दूसरों की संगत से ही सीखते हैं और दूसरों की आज्ञा और निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं, जिससे उनमें क्या होता है? जिससे उनमें नैतिकता का विकास होता है, जिससे उनमें नैतिकता का विकास होता है। साथियों, अरस्तु ने दास प्रथा को सामाजिक भी माना। मैंने आपको बताया अंत में कि अरस्तु ने दास प्रथा को क्या माना? सामाजिक भी माना। इन्होंने बताया कि स्वामी और दास जब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, स्वामी और दास जब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तब क्या होगा? सामाजिक हितों की सिद्धि हो सकेगी, समाज में सामाजिक हितों की सिद्धि हो सकेगी। साथियों, मैं आपको ये बातें बता रहा था अरस्तु के दास प्रथा पर विचारों में। तो अरस्तु की दास प्रथा पर विचार कैसे हैं साथियों? आप लोग बताइएगा हमको, कैसे विचार थे अरस्तु के दास प्रथा का। चलिए, हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी। अब चलिए साथियों, बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जल्दी जल्दी सिलेक्शन पाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलिए, नेक्स्ट सेशन में बात करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।